हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय साइंस गुरु एमसीक्यू क्लासेस। तो आज हम केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शंस जो कि क्लास 10 का है उसका पार्ट 6 करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, रिएक्शन बिटवीन वाटर एंड क्विक लाइम गिव राइज टू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। क्या ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, क्या ये रिएक्शन रेडॉक्स है, क्या ये रिएक्शन एंडोथर्मिक है, या इस रिएक्शन में जो फाइनल सॉल्यूशन है उसका जो पीएच है वो 7 से ग्रेटर है। तो इसका कौन सा जो ऑप्शन है वो सही होगा। तो इसका सही आंसर होगा ए एंड डी, दैट इज़ ये रिएक्शन जो है वो एक्सोथर्मिक है एंड इस रिएक्शन में जो सॉल्यूशन है फाइनल सॉल्यूशन उसका जो पीएच है वो 7 से ग्रेटर है। अब एक्सप्लेनेशन हम देखते हैं। तो ये है हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब वाटर में डिसॉल्व होता है तो वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। एक्सोथर्मिक मतलब हीट जो है वो इवॉल्व होता है, ठीक है। वो प्रोडक्ट साइड में शो करेगा इक्वेशन में। जब आप देखेंगे केमिकल इक्वेशन में तो प्रोडक्ट साइड शो करेगा। और जब वो रिएक्शन एंडोथर्मिक होता है तो इट मीन्स हीट एब्जॉर्ब होता है, तो उस समय जो हीट जो है ना वो रिएक्टेंट की तरफ शो करेगा। तो और ये जो ऑप्शन नंबर डी है कि 7 से ग्रेटर पीएच जो है फाइनल सॉल्यूशन का, वो इसलिए क्योंकि ये जो फाइनल सॉल्यूशन हमें मिलेगा वो एक अल्कलाइन मीडिया मिलेगा, और अल्कलाइन तभी होता है जब किसी भी सॉल्यूशन का जो पीएच है वो 7 से ग्रेटर होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए एंड डी करेक्ट होगा। नो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। मैच द फॉलोइंग विथ करेक्ट रिस्पॉन्स। नंबर 1 में इवोल्यूशन ऑफ गैस, नंबर 2 में मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट, नंबर 3 में इंक्रीज इन टेम्परेचर, एंड नंबर 4 में है पॉप साउंड। तो इसको आपसे मैच करना है। इसको जो मैच करना है उसका ऑप्शन दिया हुआ है। नंबर ए कंजर्वेशन ऑफ मास, नंबर बी इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, नंबर सी एक्सोथर्मिक चेंज, नंबर डी केमिकल चेंज। तो इसे हमें मैच करना है। तो ये जब आप सारा ऑप्शन देखेंगे तो उसमें आपको दिखेगा इवोल्यूशन ऑफ गैस वो किससे रिलेटेड है, केमिकल चेंज से। तो इवोल्यूशन ऑफ गैस केमिकल चेंज से मैच होगा। मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट, ये किससे रिलेटेड है। तो कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग होता है कि रिएक्टेंट का जो मास है वो प्रोडक्ट के मास से इक्वल होगा, तो 2 का ए होगा। एंड नंबर 3 इज इंक्रीज इन टेम्परेचर, जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है, ठीक है, तो एक्सोथर्मिक चेंज होता है ना, हीट का इवोल्यूशन होता है। तो वहाँ पर 3 जो है नंबर 3 वो सी से मैच करेगा। एंड नंबर 4 पॉप साउंड मतलब हाइड्रोजन, ठीक है, इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो नंबर 4 जो है वो बी से मैच करेगा। तो करेक्ट आंसर इज 1 का डी, 2 का ए, 3 का सी एंड 4 का बी। यहाँ पर मैंने एक्सप्लेनेशन दे दिया है, इसको मैं एक बार रीड कर देती हूँ, बाकी तो मैं आपको समझा ही दी हूँ। एक्सप्लेनेशन है कि हाइड्रोजन गैस जो है वो गोज़ ऑफ विद अ पॉप साउंड। कंजर्वेशन ऑफ मास जो है रिएक्टेंट में वो इक्वल होता है प्रोडक्ट में। एक्सोथर्मिक रिएक्शन हमेशा टेम्परेचर इंक्रीज होने पे होता है, और इवोल्यूशन ऑफ गैस जो है वो सिर्फ केमिकल रिएक्शन की वजह से होता है। अब हम देखें क्वेश्चन नंबर 3, मैच द फॉलोइंग विथ करेक्ट रिस्पॉन्स। यहाँ भी हमें मैच करना है। तो नंबर 1 में देखिए गेन ऑफ हाइड्रोजन, नंबर 2 में लॉस ऑफ हाइड्रोजन, नंबर 3 में अनप्लेजेंट टेस्ट एंड फुल स्मेल इन फैटी फूड, नंबर 4 ईटिंग अवे ऑफ मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ एयर एंड मॉइस्चर। इसका जो ऑप्शन दिया है वो है रिडक्शन, रेंसिडिटी, ऑक्सीडेशन, करोजन। तो सबसे पहले हमारा हाइड्रोजन का गेन हो रहा है, और हमारा हाइड्रोजन का गेन कब होता है, जब रिडक्शन होता है। तो 1 जो है वो ए से मैच करेगा। नंबर 2 में लॉस ऑफ हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन का लॉस कब होता है, ऑक्सीडेशन में, तो 2 जो है वो सी से मैच करेगा। नंबर 3 अनप्लीजेंट टेस्ट, और ये जो अनप्लीजेंट टेस्ट और फुल स्मेल जो आता है वो किसकी वजह से आता है, रेंसिडिटी की वजह से। तो 3 जो है वो बी से मैच करेगा। और जो एयर और मॉइस्चर के प्रेजेंस में जो मेटल धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है, ठीक है, रिड्यूस होने लगता है, तो वो किसकी वजह से होता है, करोजन की वजह से। तो 4 जो है डी से मैच करेगा। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा 1 का ए, 2 का सी, 3 का बी एंड 4 का डी। और यहाँ पर मैंने इसका एक्सप्लेनेशन दे दिया है कि रेंसिडिटी जो है वो होता क्या है। तो रेंसिडिटी इज प्रेजेंस ऑफ फुल स्मेल इन फूड। अच्छा, हाइड्रोजन का जो लॉस होता है वो ऑक्सीडेशन कहलाता है, ठीक है, और हाइड्रोजन का गेन जो होता है वो रिडक्शन कहलाता है। रस्टिंग जो है उसके लिए एयर और मॉइस्चर का प्रेजेंस होना ज़रूरी है, इसके बगैर रस्टिंग नहीं होगा। तो ये मैंने एक्सप्लेनेशन भी आपको दे दिया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है, Na2SO4 एक्वस प्लस BaCl2 एक्वस गिव राइज टू BaSO4 प्लस 2NaCl एक्वस, रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो आप रिएक्शन में देखिए सभी में एक्वस AQ सिंबल दिया हुआ है, बस BaSO4 में नहीं दिया है। इट मीन्स कि ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है, ठीक है। और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन तो हो ही रहा है, साथ ही साथ यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। कैसे, जो सोडियम सल्फेट है Na2SO4 उसका जो सल्फेट SO4 वो बेरियम की तरफ चला जाता है, और बेरियम क्लोराइड का जो Cl2 है वो सोडियम की तरफ चला जाता है, यानी कि यहाँ पर 2 एक साथ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो इसे हम कहेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए कंडीशंस नेसेसरी फॉर रस्टिंग। तो मैंने अभी बताया था कि रस्टिंग के लिए हमारा एयर एंड मॉइस्चर तो होना ही चाहिए, साथ में आयरन होना ही चाहिए। तो हमारा 1 एंड 2 ऑप्शन जो है वो सही होगा। एक्सप्लेनेशन क्या है, आयरन एंड स्टील रस्ट, आयरन और स्टील तभी रस्ट होता है जब वो वाटर और ऑक्सीजन के कॉन्टैक्ट में आता है। दोनों ही वाटर और ऑक्सीजन जो है वो ज़रूरी है किसी भी चीज़ के रस्टिंग के लिए,
ठीक है। अब जो आयरन में इम्प्योरिटीज़ होता है वो वाटर वेपर, एसिड, सॉल्ट्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में वो रस्टिंग होने लगता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 जो है वो हमारा सही होगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ये देखिए, मिल्क बिकम्स सॉर इफ़ केप्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम बिकॉज ऑफ, मिल्क जो है सार हो जाता है अगर हम बहुत समय तक उसको बिना गर्म किए बाहर रखें। तो सीधी सीधी बात है, यहाँ पे रेंसिडिटी होता है, ठीक है। अब एक्सप्लेनेशन में देखते हैं। इफ़ मिल्क केप्ट इन अनपेस्चराइज्ड स्टेट द हाइड्रोलिटिक क्लीवेज ऑफ फैटी एसिड्स इन मिल्क बाय एंजाइम्स लाइक लाइपेज रिलीजेज फ्री एसिड्स विच क्रिएट्स रेंसिडिटी। रेंसिडिटी इसमें आपको एक थोड़ा सा आपको ये आ रहा होगा, एसिड वाली जो बात है वो रेंसिडिटी जो हम प्रोनाउंस करते हैं उसमें आपको समझ में आता होगा कि अरे यहाँ पर तो एसिड वाली कोई बात हो रही है। तो ये एसिड रिलीज़ कैसे होता है? तो जब हम मिल्क को बहुत देर तक बाहर रख देते हैं तो उसका जो मिल्क में जो फैटी एसिड्स है उसका हाइड्रोलिटिक क्लीवेज होने लगता है, यानी कि वो फैटी एसिड्स टूटता है, क्लीवेज मतलब ब्रेक डाउन होने लगता है, ठीक है। और ये ब्रेक डाउन कौन करता है? तो एक एंजाइम्स होता है लाइपेज नाम का, वो इसको ब्रेक करता है और एसिड्स को फिर रिलीज़ करने लगता है, और यही एसिड जो है वो रेंसिडिटी कॉज करता है, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। The volume of gas collected in one of the test tube in electrolysis of water is double than other name. The gas is, ठीक है, कोई एक गैस है जिसका वॉल्यूम जो है वो एक, जब हम वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो वो एक टेस्ट ट्यूब में उसका वॉल्यूम ज़्यादा हो जाता है, डबल हो जाता है, और दूसरे की अपेक्षा जो वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं उसमें जो एक गैस है उसका वॉल्यूम डबल हो जाता है। तो वो कौन सा गैस है? ऑब्वियसली वाटर का फॉर्मूला देखिए H2O, यानी हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 1, तो डबल हमारा हाइड्रोजन हो जाता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हाइड्रोजन। नो क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। द कंपाउंड फॉर्म्ड बाई Hg+2 एंड Cl नेगेटिव इज़, अब ये जो Hg+2 और Cl नेगेटिव है ये कौन सा कंपाउंड फॉर्म करता है? तो ये हमारा कंपाउंड फॉर्म करता है Hg2Cl2। एक्सप्लेनेशन क्या है कि जब हम 2 क्लोरीन और 2 हाइड्रोजन, ये तो हमारा बैलेंस के बाद दिया हुआ है, ऐसे आप कह सकते हैं कि जब Hg2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव के साथ ऐड होता है तो हमारा Hg2Cl2 ही देता है। अब ये जो मैंने एक्सप्लेनेशन में आपको इक्वेशन दिखाई ये बैलेंस्ड है, ठीक है। इधर 2 क्लोरीन है तो उधर भी हमें 2 लगाना था, ओके। अब देखते हैं इधर क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है डिकम्पोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट इनटू Fe2O3 SO2 एंड SO3 अकर इन द प्रेजेंस ऑफ। फेरस सल्फेट का जब डिकम्पोजिशन होता है तो वह Fe2O3 सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड SO2 एंड SO3 देता है। तो ये किसके प्रेजेंस में डिकम्पोजिशन होता है? लाइट, कैटलिस्ट, हीट या सभी के प्रेजेंस में? तो हमारा आंसर होगा हीट। अब एक्सप्लेनेशन में देखते हैं कि फेरस सल्फेट जो है ना वो उसका कलर क्या होता है? ब्लू ग्रीन कलर का होता है। जब हम उसको हीट करते हैं, ठीक है, तो ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को लूज़ कर देता है और एक एनहाइड्रस फेरस सल्फेट बनाता है। और जब दोबारा से जब हम इसको हीट करते हैं तो ये जो एनहाइड्रस फेरस सल्फेट है ये डिकम्पोज होकर फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड देता है। तो ये एक तरह से थर्मल डिकम्पोजिशन भी हुआ, तो ये थर्मल डिकम्पोजिशन का एक एग्जाम्पल भी हुआ, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द इनकरेक्ट मेथड ऑफ प्रिवेंटिंग रस्टिंग। अब इसमें से जो मेथड्स दिया हुआ है इसमें से कौन सा गलत मेथड है रस्टिंग को बचाने के लिए? तो सबसे पहला ऑप्शन है आयरन आर्टिकल्स शुड बी कवर्ड विथ प्लास्टिक। क्या हम प्लास्टिक से कवर कर दें? ये तो आपका नंबर बी में देखते हैं द आयरन आर्टिकल शुड बी पेंट। नंबर सी में गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप्स आर यूज्ड फॉर वाटर सप्लाई। नंबर डी में द मशीन पार्ट्स शुड बी ऑयल्ड और ग्रीस्ड। तो हमें इनकरेक्ट जो मेथड है वो बताना है। तो एक्सप्लेनेशन में देखिए इनकरेक्ट मेथड तो यहाँ पे शो कर रहा है प्लास्टिक से हम उसको कवर कर दें। अब हम देखते हैं कि ऐसा क्यों कि प्लास्टिक से कवर करने पे जो रस्टिंग होगा वो एक गलत मेथड है। हम प्लास्टिक से कवर करके रस्टिंग को नहीं बचा सकते। तो एक ऐसा क्यों है? द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ प्रिवेंटिंग द रस्टिंग ऑफ आयरन इज़ टू कोट इट्स सरफेस। आयरन के रस्टिंग को प्रिवेंट करने के लिए सबसे जो पुराना मेथड है, कॉमन मेथड है कि उसके सरफेस को कोट कर दो। पर किस चीज़ से कोटिंग? क्या प्लास्टिक का कोटिंग? नहीं, आप उसको कोट करो पेंट से और ग्रीस, ऑयल या वार्निश लगाओ। रस्टिंग जो है आयरन का वो गैल्वेनाइजेशन से भी प्रिवेंट किया जा सकता है। द प्रोसेस ऑफ डिपोजिटिंग अ थिन लेयर ऑफ जिंक मेटल। अब ये गैल्वेनाइजेशन होता क्या है? तो आयरन के ऊपर जब हम एक जिंक मेटल का थिन लेयर डालते हैं इसी प्रोसेस को हम गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। आयरन आर्टिकल्स जो है वो इसी वजह से आयरन आर्टिकल्स को हम सिर्फ और सिर्फ प्लास्टिक से कवर नहीं कर सकते। ये इनकरेक्ट मेथड है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो देखिए जिंक कार्बोनेट यानी ZnCO3 अंडरगोज X टू गिव ZnO प्लस CO2। तो ZnCO3 प्लस X गिव राइज टू ZnO प्लस CO2। तो ये X क्या सिम्बोलाइज करेगा यहाँ पे?
सॉरी ZnCO3 अंडरगोज X, तो ZnCO3 को ऐसा हम क्या कर रहे हैं, क्या हम उसका इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं, क्या हम उसका डिकम्पोजिशन कर रहे हैं जो हमें ZnO + CO2 दे रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास एक कंपाउंड है ZnCO3 जो कि टूट कर हमें दो कंपाउंड दे रहा है ZnO + CO2। तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, डिकम्पोजिशन। और कौन सा हो रहा है, थर्मल डिकम्पोजिशन हो रहा है, क्योंकि ZnCO3 को हम हीट करेंगे तभी हमें ZnO एंड CO2 वगैरह मिलेगा। ठीक है, जब हम हीट करेंगे तो जैसे ही हीट की बात आती है ना, हीट की वजह से डिकम्पोजिशन होता है, तो उस केस में उस प्रोसेस को थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा थर्मल डिकम्पोजिशन हो रहा है किसका, तो ZnCO3 का। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। केमिकली रस्ट को क्या कहते हैं, केमिकली रस्ट जो है वो क्या कहलाता है, क्या वो फेरिक सल्फेट कहलाता है, क्या वो फेरिक ऑक्साइड कहलाता है, क्या वो हाइड्रेटेड फेरस ऑक्साइड कहलाता है, या हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड कहलाता है। तो रस्ट जो है, रस्ट यानी कि रस्ट में आप इक्वेशन, ये मैंने पिछले वीडियो में पढ़ाया हुआ है कि रस्टिंग जब होता है तो हमें फेरिक ऑक्साइड मिलता है। ठीक है, फेरिक ऑक्साइड मिलता है। और किस तरह का फेरिक ऑक्साइड मिलता है, हाइड्रेटेड, क्योंकि ये एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर उसके प्रेजेंस में होता है। तो करेक्ट आंसर हमारा हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। तो ये जो रिएक्शन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 13 में, करे जो रिएक्शन दिया है इसने, 4NH3 गैस + 5O2 गैस गिव राइज टू 4NO गैस + 6 वाटर गैस। ये कौन सा रिएक्शन है, ये कौन से रिएक्शन का एग्जाम्पल है, क्या ये कॉम्बिनेशन है, क्या ये डिस्प्लेसमेंट है, क्या ये न्यूट्रलाइजेशन है, या रिडॉक्स है। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा 2 और 4, ये डिस्प्लेसमेंट है। क्यों, क्योंकि यहाँ जो नाइट्रोजन है वो ऑक्सीजन को ले रहा है। ठीक है, तो ये एक तरह से डिस्प्लेसमेंट हुआ। नंबर 4 रिडॉक्स, रिडॉक्स क्यों, क्योंकि यहाँ पे रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन दोनों हो रहा है। ठीक है, आप एक तरफ देखिए नाइट्रोजन जो है वो हाइड्रोजन को छोड़ के ऑक्सीजन ले रहा है, और ऑक्सीजन जो है वो हाइड्रोजन को ले रहा है। तो रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन दोनों ही हो रहा है, दैट्स वाई ये एक रिडॉक्स रिएक्शन भी है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर होगा हमारा 2 और 4, डिस्प्लेसमेंट एंड रिडॉक्स रिएक्शन। अब क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। यहाँ पर देखिए ये बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एंडोथर्मिक प्रोसेस, इसमें से कौन सा प्रोसेस है वो एंडोथर्मिक यानी कि हीट एब्जॉर्ब हो रहा है। तो सबसे पहले हमारा सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस, तो यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब ही हो रहा है। ठीक है, सब्लिमेशन में क्या होता है, हीट एब्जॉर्ब, तो ये तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। नंबर 2 है डाइल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, तो यहाँ पर हीट एब्जॉर्ब नहीं होता है। नंबर 3 है इवापोरेशन ऑफ वाटर, यहाँ पर भी हीट एब्जॉर्ब हो रहा है तभी इवापोरेशन हो रहा है। ठीक है, तो इवापोरेशन ऑफ वाटर भी हमारा सही होगा। कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर रॉन्ग, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस एंड इवापोरेशन ऑफ वाटर, दैट इज 1 और 3। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। अ डाइल्यूट फेरस सल्फेट सॉल्यूशन वाज ग्रेजुअली एडेड टू द बीकर कंटेनिंग एसिडिफाइड परमैंगनेट सॉल्यूशन। द लाइट पर्पल कलर ऑफ द सॉल्यूशन फेड्स एंड फाइनली डिसअपियर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द ऑब्जर्वेशन। तो क्या करा कि एक डाइल्यूट फेरस सल्फेट सॉल्यूशन है, उसमें उसको क्या करते हैं, उसको धीरे धीरे एक बीकर जिसमें कि एसिडिफाइड परमैंगनेट सॉल्यूशन, उसमें धीरे धीरे उसको डालना शुरू करते हैं। तो ये जो सॉल्यूशन है हमारे पास एसिडिफाइड परमैंगनेट सॉल्यूशन, ये पर्पल कलर का है, और ये धीरे धीरे क्या होता है, फेड होते होते फाइनली इसका कलर डिसअपियर हो जाता है। क्या ये सही स्टेटमेंट है, और अगर है ऐसा क्यों होता है। तो इसका जो रीज़न दिया हुआ है वो सबसे पहले दिया हुआ है कि पोटेशियम परमैंगनेट जिसका फॉर्मूला होता है KMnO4 कि ये एक अनस्टेबल कंपाउंड है, और जब ये FeSO4 यानी कि फेरस सल्फेट में डाला जाता है, फेरस सल्फेट जब इसमें डाला जाता है तो ये कलरलेस हो जाता है। ऑप्शन बी में है फेरस सल्फेट जो है वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट कर रहा है, इसलिए KMnO4 को ऑक्सीडाइज कर दे रहा है। नंबर सी में है कि कलर जो डिसअपियर हो रहा है वो डाइल्यूशन की वजह से हो रहा है, कोई रिएक्शन इसमें इन्वॉल्व नहीं होता है। एंड नंबर लास्ट में है नंबर डी में कि ये KMnO4 जो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और इसलिए ये FeSO4 को ऑक्सीडाइज कर देता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने आपको समझाया हुआ है कि रस्टिंग में भी हमारा क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। जहाँ पर हमारा ऑक्सीडेशन होगा वहीं पर कलर चेंज होगा। ठीक है, तो सीधे सीधे जैसे ही यहाँ पर कलर की बात आएगी तो हमें सीधे सीधे ऑक्सीडेशन की तरफ चलना है। क्या चीज़ जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है ना। तो KMnO4 जो है, अब क्या है कि इसमें हम फेरस सल्फेट जो है वो धीरे धीरे इस सॉल्यूशन में डाल रहे हैं। तो एजेंट तो हमारा KMnO4 हो गया। ठीक है, और ये एजेंट चूँकि हमने फेरस सल्फेट को इसमें डाला, तो ये जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो फेरस सल्फेट को वो ऑक्सीडाइज कर देता है, और इस वजह से कलरलेस हो जाता है, फाइनली डिसअपियर कलर हो जाता है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा नंबर डी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। करोजन इन केस ऑफ आयरन इज नोन एज, आयरन का जो करोजन होता है उसको क्या बोलते हैं, क्या वो रस्टिंग कहलाता है, क्या वो रिडक्शन कहलाता है, क्या वो रैंसिडिटी कहलाता है, या कॉम्बिनेशन कहलाता है। तो एक्सप्लेनेशन में होगा हमारा कि करोजन जो है
करोजन ऑफ आयरन, उसको हम सीधे सीधे रस्टिंग कहते हैं, ठीक है, कि रस्टिंग क्या होता है, तो करोजन इन आयरन दैट इज़ कॉल्ड रस्टिंग। तो इस तरह से भी क्वेश्चन को ट्विस्ट किया जा सकता है, ठीक है, कि आपको एग्जैक्ट वर्ड पता होना चाहिए कि किस वर्ड, कौन सा वर्ड जो है किस पार्टिकुलर सेंटेंस के लिए यूज़ होता है या पार्टिकुलर डेफिनेशन के लिए यूज़ होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। रिएक्शन बिटवीन अमोनियम क्लोराइड एंड बेरियम हाइड्रोक्साइड, जो अमोनियम क्लोराइड और बेरियम हाइड्रोक्साइड का जो रिएक्शन होता है उसको क्या बोलते हैं, क्या वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है, क्या वो कंबशन है, क्या वो एक्सोथर्मिक है या रिवर्सिबल है। तो ये एक जो रिएक्शन है अमोनियम क्लोराइड का बेरियम हाइड्रोक्साइड के साथ, वो एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। एंडोथर्मिक मतलब यहाँ पर हीट एब्जॉर्ब हो रहा है, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। करोजन ऑफ मेटल्स कैन बी प्रिवेंटेड। अब किसी भी मेटल्स में जो करोजन होता है उसको हम किस तरह से बचा सकते हैं। तो सबसे पहला दिया हुआ है कि मेटल सरफेस को पेंट से कोट कर दिया, अभी हमने पढ़ा है, सही है ये। दूसरा है कि ग्रीस चाहे ऑयल से उसको थोड़ा सा कोटिंग कर दो, ये भी सही है, हमने पहले ही पढ़ा है गैल्वेनाइजेशन में। थर्ड पॉइंट है कि जो मेटल का जो सरफेस है उसको दूसरे मेटल जो कि ज़्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव हो उससे कवर कर दो, ये भी सही है। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑल ऑफ दीज। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। आइडेंटिफाई द केमिकल इक्वेशन विच रिप्रेजेंट्स अ कंप्लीट बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ बेरियम क्लोराइड विद सोडियम सल्फेट टू प्रोड्यूस बेरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ पर एक इक्वेशन, ये केमिकल रिएक्शन हुआ है जिसमें कि क्या हो रहा है, आपका बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट का रिएक्शन हो रहा है। तो आपको ये बताना है कि क्या ये जो रिएक्शन है इसमें सारे रिएक्शन जो हैं वो दिए हुए हैं। बेरियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट के साथ रिएक्ट करता है तो बनाता है बेरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड, ये तो सभी में दिया। बैलेंस्ड हमारा नंबर सी है। आप यहाँ पर देख सकते हैं इस रिएक्टेंट की तरफ जो है बेरियम 1 है, 1 नंबर है, ठीक है, और प्रोडक्ट की तरफ जो है वो भी 1 नंबर बेरियम है। फिर रिएक्टेंट की तरफ क्लोरीन जो है वो 2 है और प्रोडक्ट की तरफ क्लोरीन है वो भी 2 है। फिर सोडियम जो है वो 2 है रिएक्टेंट की तरफ, प्रोडक्ट की तरफ भी 2 है, और सल्फ़र जो है वो रिएक्टेंट की तरफ 1 है तो प्रोडक्ट की तरफ भी 1 है, और ऑक्सीजन जो है वो रिएक्टेंट की तरफ 4 है तो प्रोडक्ट की तरफ भी 4 है। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमारा नंबर सी हुआ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एक्सोथर्मिक मतलब किसमें हीट का इवोल्यूशन हो रहा है, वाटर का इवापोरेशन में, ठीक है, वाटर का इवापोरेशन में इवोल्यूशन हो रहा है, या जब वाटर क्विकलाइम के साथ रिएक्ट करता है तो होता है, या डाइल्यूशन ऑफ एसिड में हो रहा है, या सब्लिमेशन ऑफ कैम्फर यानी क्रिस्टल्स में हो रहा है। तो वाटर का जब हम इवापोरेशन करते हैं तो उसमें हीट एब्जॉर्ब होता है, ठीक है, दैट्स वाई इवापोरेशन कॉज होता है। तो वो तो हो गया एंडोथर्मिक। हमें पता करना है एक्सोथर्मिक। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला था कि जब हम ये एसिड का डाइल्यूशन करते हैं तो वो एक्सोथर्मिक होता है, हीट उसमें इवॉल्व होता है जब हम एसिड का डाइल्यूशन करते हैं। दूसरा क्या है कि जब वाटर जो है क्विकलाइम के साथ रिएक्ट करता है तो वहाँ पर भी हीट जो है वो इवॉल्व होता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा नंबर 2 और 3, ठीक है। और सब्लिमेशन का तो मैंने बताया था कि उसमें हीट एब्जॉर्ब होता है और दैट्स वाई वो एंडोथर्मिक है। तो इस तरह से आप जब इस तरह के एमसीक्यूज़ करेंगे तो आपका धीरे धीरे कॉन्सेप्ट भी क्लियर होने लगेगा कि एंडोथर्मिक कब होता है, एक्सोथर्मिक कब होता है, और एक ही टर्म्स बार बार रिपीट होने से आपके एग्जाम का प्रिपरेशन भी काफ़ी अच्छा हो जाएगा। तो अगर आपको ये चैनल पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।